हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की डिस्कशन को। एसेंस ऑफ एथिक्स का टॉपिक हमारा चल रहा था अभी तक, प्रीवियस लेक्चर तक। और अभी तक हमने इसका ये वाला जो पैराग्राफ है एज वेल एज ये वाला जो पैराग्राफ है, इसके बारे में कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से हम लोग अभी तक अपनी डिस्कशन कर चुके हैं। और बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने इस पैराग्राफ के बारे में आपको कुछ बातें बताई थी, जहाँ पर हमें ये बताया गया था राइटर के द्वारा कि एथिक्स इज़ ऑल अबाउट द चॉइसेस, द डिसीजंस दैट यू मेक या फिर यू फेल टू मेक, और वो आपकी लाइफ में क्या कॉन्सिक्वेंसेस पैदा करते हैं और आपके डिसीजंस जो हैं वो एथिकल बेस के ऊपर या एथिक्स के ऊपर कैसे बेस्ड होने चाहिए, जिससे आप जो है धोखे खाने से बच सको। और हमें जो लगता है कि हमने इन्फॉर्म्ड और इंटेलिजेंट चॉइसेस बनाई हैं लाइफ के अंदर, डिसीजंस लिए हैं, ये गलत ना हो साबित आगे चलकर, जिसकी वजह से हम हर्ट हो जाएं या फिर अल्टीमेटली हमारे एथिक्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएं। इसी डिस्कशन की दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हम लोग करेंगे। आप लोगों ने वैसे दोस्तों ये नोटिस करा होगा कि ये जो टॉपिक एसेंस ऑफ एथिक्स हमने करा, इसमें ज़्यादा कुछ लर्न करने वाला तो नहीं लग रहा होगा आपको। ये थोड़ी सी फिलोसफिकल बातें हैं, बट दीज आर इम्पॉर्टेंट। और इसकी इम्पोर्टेंस आप आगे चलकर समझोगे जब हम एथिक्स की बेसिस पर कुछ केस स्टडीज़ को करेंगे, एज वेल एज जब थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं यूपीएससी ने, तब आपको पता लगेगा। जब इन डेप्थ हमें बात करनी होगी ना किसी चीज़ के बारे में जिसका कोई एक सटीक आंसर नहीं होगा, तो वहाँ पर ऐसी फिलोसफिकल चीज़ें, फिलोसफिकल आंसर्स के बेसिस पर आप अपने आंसर राइटिंग को एनरिच कर पाओगे। एज वेल एज ये वाली जो फिलोसफिकल चीज़ें हमने जो पढ़ी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एथिक्स, ये आपको ऐसी राइटिंग में भी बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि लास्ट पाँच से लेकर 6 साल तक यूपीएससी ने जो भी एसेज जो दिए हैं, जिसमें यूपीएससी 2 ऐसे हमसे पूछता है और 2 सेक्शंस होते हैं ऐसे के, जहाँ पर मल्टीपल तरह के ऐसेज पूछे जाते हैं। हर सेक्शन में से एक ऐसे हमें अटेम्प्ट करना होता है, यानी कि ओवरऑल पेपर के अंदर हमें 2 ऐसे लिख कर आने पड़ते हैं। अब पहले का ट्रेंड चलता था कि एक ऐसे होता था आपकी स्टैटिक पोर्शन से, लाइक पॉलिटी का कोई टॉपिक हो गया, आईआर का कोई टॉपिक हो गया, और दूसरा सेक्शन सब लोगों को पता होता था कि फिलोसफिकल कोई टॉपिक आएगा, उसके ऊपर ही हमें लिखना है। अब यूपीएससी ने पिछले 5 से 6 साल के अंदर ना, प्रीवियस ईयर्स को अगर आप देखोगे पुराने 5 से 6 साल में, अपना ये पैटर्न अपनाया यूपीएससी ने विद रिस्पेक्ट टू ऐसे राइटिंग, कि वो सभी के सभी जो ऐसे की जो चॉइसेस दे रहा है उसके अंदर सारे टॉपिक्स फिलोसफिकल ही हैं। आप उसके बारे में अनगिनत शब्द लिख सकते हो, लेकिन आपको भी पता है कि दिस इज एग्जाम ऑफ यूपीएससी, तो आपको एक दायरे के अंदर रहकर एक प्रॉपर लक्ष्मण रेखा खींचकर आपको हर चीज़ों के बारे में बात करनी है। और फिलोसफिकल चीज़ों को आंसर कर पाना बहुत सारे कैंडिडेट्स की बस की बात नहीं होती है। वो कुछ भी लिख देते हैं और उनको लगता है ठीक ही होगा। लेकिन इस तरह की फिलोसफिकल चीज़ें जो आप एथिक्स में ही पढ़ोगे सिर्फ अपने पूरे कोर्स के दौरान, ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली हैं आपकी ऐसे राइटिंग के अंदर, ठीक है। और हमेशा जैसा कि मैं एक चीज़ बोलता हूँ, उस चीज़ को बहुत सीरियसली फॉलो करना और याद रखना डैट ऐसे राइटिंग आपका जीएस पेपर 4 का, मेंस का, एथिक्स का पेपर और आपका ऑप्शनल, यही डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपके सिलेक्शन के पीछे विद रिस्पेक्ट टू मेंस, कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगी या फिर आपको डिज़ायर्ड सर्विस मिलेगी या टॉप की सर्विस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्योंकि जीएस पेपर 1, 2 और 3 में सारे कैंडिडेट्स की नॉलेज 19-20 का फ़र्क होता है। सारे कैंडिडेट्स की नॉलेज ऑलमोस्ट सेम होती है। फिर चाहे कोई लास्ट अटैम्प्ट अपना दे रहा हो, चाहे कोई फर्स्ट अटैम्प्ट अपना दे रहा हो, जो मेंस लिख रहा है वो सारा जो क्राउड है वो नॉलेजेबल है विद रिस्पेक्ट टू जनरल स्टडीज़ पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। डिफरेंस जो पैदा करता है वो ऐसे राइटिंग, आपका ऑप्शनल का पेपर और एथिक्स का पेपर ही करता है, बिकॉज दीज 3 पेपर्स आर वेरी डाइसी। आप अभी तक का यूपीएससी का रिकॉर्ड भी इसमें तोड़ सकते हो, और आपको ऐसा लग भी सकता है कि आप बहुत अच्छा पेपर कर कर आए हो, लेकिन आपके मार्क्स उस साल सबसे पुअर हो एज़ कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स। तो वहाँ पर आप लिस्ट से बाहर ही हो जाओगे एक पेपर के मार्क्स की वजह से। तो इनको बहुत सीरियसली लेना है आपको और इन सब चीज़ों को समझ कर लर्न करना है। तो खैर आगे बात करते हैं। राइटर हमें अब ये बोल रहे हैं कि जो भी चॉइसेस, जो भी डिसीजंस एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ के अंदर लेता है या लेती है, आगे चलकर जैसे जैसे एक इंडिविजुअल की लाइफ बीतती है, उसकी जीवन काल आगे बढ़ता है, उसके जीवन में जब वक्त बीतता है,
वो सारी चॉइसेस इंडिविजुअल की ना धीरे धीरे करके वक्त और हालातों के अनुसार ना रिजिड बन जाती हैं, और वो चॉइसेस आगे चलकर कन्वर्ट हो जाती हैं। एक तो रिजिड बन गई यानी कि ठोस बन गई। पर्सन अभी तक एक गीली मिट्टी की तरह था, जिसके लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस को लेने के बाद वो इंडिविजुअल जो है उन चॉइसेस को लेकर वो इंडिविजुअल रिजिड हो गया अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है। अब रिजिड होने के बाद वो सारी जो चॉइसेस हैं इंडिविजुअल की लाइफ में, वो एक तरीके से फिक्स हो गई हैं, और अब वो गीली मिट्टी से एक ठोस मिट्टी बन गया है, एक मजबूत घड़ा बन गया है। और उसकी पहचान होती है कि इंडिविजुअल का आगे चलकर एक ना परमानेंट बिलीफ सिस्टम बन जाता है बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर। और जब सारे इंडिविजुअल्स का वो एक बिलीफ सिस्टम बनने लग जाता है ऐसा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, यानी कि आप ऐसा मान लो नंबर ऑफ इंडिविजुअल का एक बिलीफ सिस्टम है जो कि एक समाज का हिस्सा है, तो जो सेम बिलीफ सिस्टम रखने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, आप सबको एक बास्केट और एक कैटेगरी में डाल सकते हो, जिसको हम आम भाषा के अंदर कहते हैं कि दीज इंडिविजुअल्स आर लाइक माइंडेड पीपल। ये एक जैसा सोच रहे हैं, एक जैसी इनकी थिंकिंग है और एक जैसी इनकी साइकोलॉजी है। तो ये जो आपकी चॉइसेस हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बिलीव्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, और एक इंडिविजुअल की बिलीफ दूसरे इंडिविजुअल की बिलीफ तीसरे इंडिविजुअल की बिलीफ, सोसाइटी में ऐसे मल्टीपल इंडिविजुअल्स का जो बिलीफ सिस्टम होता है जब वो एक जैसा होता है और जिनका अलग है, लेकिन अलग होने वालों का भी कुछ सिमिलैरिटी होगी, यानी कि मान लो कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ये इंडिविजुअल सोच रहे हैं, तो इन सबका एक कॉमन बिलीफ सिस्टम है, ये सब लाइक माइंडेड पीपल हैं। अब इनसे अपोजिट जो सोच रहे होंगे वो भी एक लाइक माइंडेड पीपल होंगे, क्योंकि उनकी थिंकिंग आपस में मैच करती होगी। तो ऐसे जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का एक बिलीफ सिस्टम बनता है, आगे चलकर ये सारा बिलीफ सिस्टम कन्वर्ट हो जाता है, और यही सोसाइटी की पहचान बनती है, जिसको हम कहते हैं ये सोसाइटी का बनकर आता है एक वैल्यू सिस्टम। सोसाइटी इसी के बेसिस पर चलती है, और सोसाइटी में फिर जो भी डायमेंशंस निकल कर आती है ना, लाइक मोरालिटी की डायमेंशन, कि एक सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल्स के लिए सही और गलत का फासला क्या है। एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर इस चीज़ की डायमेंशन कि वो कौन कौन सी एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो करेंगे, उनके लिए कौन कौन सी एथिकल वैल्यूज़ फॉलो करना उनको लगता है कि ठीक है, या इतनी लिमिटेड एथिकल वैल्यूज़ वो फॉलो कर सकते हैं। ये वैल्यू सिस्टम अल्टीमेटली आगे चलकर अपनी झलक लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर भी दिखाता है। तो देश में जितने भी कानून बनते हैं, लॉ कह लो आप उनको, एक्ट कह लो, उनके अंदर भी आपको एक पर्टिकुलर सोसाइटी की जो वैल्यूज़ होती हैं उसकी झलक आपको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमें इम्पैक्ट करते हैं हमारे चॉइसेस एक इंडिविजुअल की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू बिलीव्स। ये ठोस होती जाती हैं, ये रिजिड होती जाती हैं, एंड अल्टीमेटली ये एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर उसके वैल्यू सिस्टम का पार्ट बन जाती हैं। फिर सोसाइटी में हर एक इंडिविजुअल, आने वाली जनरेशन जो पैदा होने वाली हैं, वो इसी वैल्यू सिस्टम के ऊपर वर्क करती हैं, या फिर सोसाइटी का जो ढांचा है, जो उसका बेस है, जो उसका पिलर है, वो इसी वैल्यू सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है। अब ये सारी जो चॉइसेस हैं ये बेसिकली रिजिड बनती कैसे हैं, इस चीज़ को समझाने के लिए, थोड़ा सा अच्छे तरीके से इलेबोरेट करने के लिए, मैं आपको साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से कुछ बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर। अगर आप 12th क्लास की साइकोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पर ना एक थ्योरी होती है जिसका नाम होता है गॉर्डन एलपोर्ट्स ट्रेड थ्योरी। गॉर्डन एलपोर्ट एक बंदा था, उसने एक ट्रेड थ्योरी दी थी। अब ट्रेड का मतलब दोस्तों क्या होता है, मैंने आपको पहले भी ये क्लियर कर रखा है एथिक्स के लेक्चर्स के अंदर। ट्रेड्स बेसिकली आप इसको क्वालिटीज़ कह सकते हो, आप ट्रेड्स को
कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो एक इंडिविजुअल के। तो गॉर्डन एल्पोर्ट एक बंदा था जिसने अपनी एक ट्रेड थ्योरी दी थी, और गॉर्डन एल्पोर्ट के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल के जीवन काल में ना, एक इंडिविजुअल जैसे जैसे अपना जीवन बिताता है, गॉर्डन एल्पोर्ट कहता है कि एक इंडिविजुअल की जो क्वालिटीज़, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो ट्रेड्स होती हैं, उसको हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक कार्डिनल ट्रेड, एक है कार्डिनल ट्रेड्स, सबसे पहले होता है कार्डिनल ट्रेड, दूसरा होता है सेंट्रल ट्रेड, और तीसरे ट्रेड्स होते हैं सेकेंडरी ट्रेड्स। अब गॉर्डन एल्पोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो कार्डिनल ट्रेड हैं, ये ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल के कोर बिलीफ सिस्टम से बने होते हैं, कोर बिलीफ सिस्टम से बने होते हैं, एंड दीज आर नॉट ईजी टू चेंज। एक बारी अगर ये बन गए तो दीज आर नॉट ईजी टू चेंज। वो इंडिविजुअल की लाइफ का फिर एक पार्ट बन जाते हैं, एक उसका हिस्सा बन जाते हैं, उसकी थिंकिंग का, उसके सोचने के तरीकों का। इसलिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया था राइटर के द्वारा कि हम जो भी चॉइसेस लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जो भी इंडिविजुअल लेते हैं चॉइसेस, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिजिड बन जाती हैं। रिजिड बनने के बाद वो हमारी बिलीफ सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, इंडिविजुअल जब भी कोई चॉइसेस ले रहा है, कोई डिसीजंस ले रहा है, वो रिजिड हो जा रही हैं, वो उसकी सोच बन जा रही है। तो जब वो बिलीफ बन गई है उसकी, तो अल्टीमेटली हम इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं ना कि ये उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गई है, थिंकिंग पैटर्न। और यही पर्सनैलिटी के डायमेंशंस को हम लोग अलग अलग नाम क्या देते हैं कि दीज बिकम्स क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, या अल्टीमेटली जैसा गॉर्डन एल्पोर्ट ने नाम दिया इसको, हम इसी को तो कह सकते हैं कि दीज बिकम ट्रेड्स ऑफ एन इंडिविजुअल, या एक इंडिविजुअल की लाइफ में ये एक ट्रेड्स का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्डिनल ट्रेड जो है वो कोर बिलीफ सिस्टम का पार्ट होते हैं। दीज आर नॉट एट ऑल ईजी टू चेंज। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल में आप 2 ट्रेड्स मेंशन कर सकते हो, 2 इंसानों के जिनका इतिहास में जो नाम है वो बहुत गहरा है। एक आप यहां पर नाम यूज कर सकते हो महात्मा गांधी जी का। तो गांधी जी के कार्डिनल ट्रेड्स में आप क्या यूज कर सकते हो? एग्जांपल, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, है ना, पीसफुल अप्रोच, एज वेल एज आप हिटलर के ट्रेड को लेकर यहां पर आ सकते हो। और हिटलर के कौन से ट्रेड की यहां पर बात होती है? लाइक उसकी हेट्रेड, नाजिज्म का उसका जो ट्रेड है, हिज हेट्रेड टुवर्ड्स ज्यूज। तो ये दोनों का कार्डिनल ट्रेड था। अच्छा हो बुरा हो, यहां पर हमारा उनसे मतलब नहीं होता है, क्योंकि यहां पर हम ट्रेड को अच्छे बुरे के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी का पार्ट क्या होगा, क्वालिटीज का पार्ट क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट क्या होगा, अल्टीमेटली उसके ट्रेड का पार्ट क्या होगा। हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव डायमेंशंस के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल की कोर बिलीव्स के हम बारे में बात कर रहे हैं, विच आर नॉट ईजी टू चेंज। तो गांधी जी ने अपना अहिंसा, सत्याग्रह का रास्ता, ठीक है, नॉन वायलेंस का रास्ता कभी भी नहीं छोड़ा। तो वो उनका कार्डिनल ट्रेड था, वो उनकी पहचान थी, वो उनका कोर बिलीफ सिस्टम का पार्ट था। उनसे इस बिलीफ सिस्टम को कि नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, अहिंसा, इसको छोड़ दो, अगर कोई गांधी जी से कहता, गांधी जी इतना इजीली कन्विंस नहीं होते हैं। उन्होंने कैसे भी करके अंग्रेज देश छोड़ने को तैयार थे कि नहीं थे, लेकिन उन्होंने नॉन वायलेंस और सत्याग्रह का रास्ता जो है
उसका त्याग नहीं करा, उन्होंने भगत सिंह के रास्ते को या एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच को नहीं अपनाया, ठीक है। हिटलर ज्यूज से जब वो नफरत करता था और बाकी नाजीज को उसने जब ये सिखाया कि ज्यूज को हमें देश से बाहर निकालना है, दुनिया से खदेड़ फेंकना है, इनका नामो निशान मिटा देना है, हिटलर अपनी इस अप्रोच के अंदर अडिग रहा, टिका रहा, क्योंकि वो उसके थिंकिंग का पार्ट बन चुका था, वो उसके कोर वैल्यू सिस्टम, कोर बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन चुका था। हिटलर ने उस नफरत को कभी नहीं खोया। हिटलर मर गया, अपने आप को गोली मारनी पड़ी हिटलर को, लेकिन फिर भी ज्यूज के खिलाफ जो नफरत थी नाजीज की, जिसको हिटलर ने बढ़ावा दिया था, हिटलर ने उस क्वालिटी को, उस अपनी पर्सनैलिटी के कंपोनेंट को, अपने उस ट्रेड को कभी भी नहीं खोया। सेंट्रल ट्रेड फिर वो ट्रेड होते हैं जो कि थोड़े से रिजिड होते हैं, दे आर रिजिड अप टू अ पॉइंट, लेकिन अगर आप थोड़ी सी कोशिश करो, इफ यू ट्राई हार्ड ऑन दैट पर्सन, कि अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यस, दे कैन बी चेंज्ड, दे कैन बी चेंज्ड। ये क्वालिटीज वो हैं कि पर्सन अभी तक तो उसको लेकर रिजिड है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा समझाओ, कन्विंस करो, थोड़ी सी उसकी साइकोलॉजी के साथ खेलो, तो धीरे धीरे कर कर आप उसके सेंट्रल ट्रेड को चेंज कर सकते हो, एज कंपेयर टू कार्डिनल ट्रेड विच आर वेरी हार्ड टू चेंज। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि चेंज होंगे ही नहीं, मैंने आपको इसलिए पहले क्लियर कर दिया, दीज आर नॉट ईजी टू चेंज। यहाँ पर मैंने क्या बोला आपको, येस दे कैन बी चेंज्ड। और सेकेंडरी ट्रेड वो ट्रेड होते हैं विच चेंजेस फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। ये वक्त और हालातों के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जो एनसीईआरटी में लिखा रहता है साइकोलॉजी की, मैं आपको वही एग्जांपल दे देता हूं। यहां पर आप एक आइसक्रीम पार्लर जा रहे हो आइसक्रीम खाने, घर से आप ये डिसाइड कर कर गए थे दैट यू विल प्रिफर चॉकलेट फ्लेवर, बट आप इस चीज में बहुत ज्यादा अडिग नहीं हो, यहां पर रिजिडिटी बिल्कुल भी नहीं है, इट चेंजेस फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। अब आइसक्रीम वाले भैया ने आपको बोला, सॉरी मैम, सॉरी सर, चॉकलेट फ्लेवर तो खत्म हो गया है, तो आप जो है शिफ्ट कर गए कि आपका मकसद था यार आइसक्रीम खाने है तो आइसक्रीम तो खाकर जाएंगे, तो आप चॉकलेट की जगह बटर स्कॉच फ्लेवर पर शिफ्ट कर गए, किसी भी अन्य फ्लेवर पर, स्ट्रॉबेरी, वनीला, जो आप मतलब एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर सकते हो, तो आप वो मान लो। तो आपका मकसद था, आप घर से गए कहकर मैं आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, घर से सोचकर गए कि चॉकलेट फ्लेवर खाना है, बट वहाँ पर ये अवेलेबल नहीं था, तो आप कोई और फ्लेवर खाकर आ गए। तो ये होते हैं आपके सेकेंडरी ट्रेड, जो कि सिचुएशन टू सिचुएशन बदलते रहते हैं। आप यहाँ पर कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो कि आप दोस्तों के साथ प्लान बना रहे थे कि आज मॉल चलते हैं, रास्ते में आप थोड़ा सा लेट हो गए, या फिर आपको क्या कहते हैं लगा कि हम जो है वहाँ पहुँचेंगे, आज बहुत भीड़ भड़क्का है या कोई ओकेशन है, या रास्ते रास्ते में दोस्तों से बात होकर आपका मूड बदल गया और मॉल ना जाकर आप किसी मार्केट चले गए शॉपिंग करने के लिए, या फिर आप दोस्तों से सिर्फ ऐसे ही मिल लिए, घर से तैयार होकर निकले थे, आप कहीं गए ही नहीं घूमने, आपने वहीं खड़े होकर बात कर ली और वो अपना पूरा वक्त वहीं काट दिया। तो यहाँ पर आप अपनी थिंकिंग को लेकर दोस्तों रिजिड नहीं हो, आप ठोस नहीं हो, आप अपनी थिंकिंग को एक तरीके से ऐसा नहीं है कि मारो या मरो वाली सिचुएशन के अंदर आप नहीं हो, लेकिन कार्डिनल ट्रेड में आप बिल्कुल मारो या मरो वाली सिचुएशन के अंदर हो। और सेंट्रल ट्रेड जो है वो सेकेंडरी और कार्डिनल ट्रेड के बीच में इसलिए लाई करते हैं बिकॉज दीज आर रिजिड अप टू अ पॉइंट, बट इफ यू विल ट्राई हार्ड दे कैन बी चेंज्ड। अब ये चीज मैंने आपको क्यों बताई, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे चलकर दोस्तों, एक हमारा टॉपिक है जीएस पेपर 4 के अंदर एटीट्यूड्स, उसमें ये वाली चीज काम आएगी। एक तो ये गॉर्डन एल्पोर्ट की जो मैंने आपको थ्योरी बताई वो, प्लस जो यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर पहली लाइन लिखी हुई है, ये भी बहुत काम आएगी आपको, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी हम चॉइसेस लेते हैं एक इंडिविजुअल बनाता है अपनी लाइफ के अंदर, लड़का हो चाहे लड़की हो, वो आगे चलकर आपकी चॉइसेस ठोस
इसलिए बन जाती हैं बिकॉज आप बार बार उनके बारे में सुनते हो, उसको फॉलो करते हो, या फिर हो सकता है कि सोशलाइजेशन एजेंट्स आपको वही सिखाते हो, तो वो रिजिड इसलिए बन जाती हैं और आगे चलकर वही आपके बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन जाती है। अब ये आपको एटीट्यूड्स वाले चैप्टर के अंदर या एटीट्यूड फॉर्मेशन के टॉपिक के अंदर क्यों समझाया जाएगा? बिकॉज इसी से आप आगे चलकर जानोगे। वैसे साइकोलॉजी का टॉपिक होता है पूरा का पूरा, एथिक्स में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एथिक्स डील्स विथ फिलोसफिकल थिंग्स एंड साइकोलॉजिकल थिंग्स ओनली। और साइकोलॉजी का जो कोर एम होता है वो होता है इंडिविजुअल को केंद्र में रखकर उसके इर्द गिर्द बातें करना। एथिक्स का भी मकसद यही है। तो मैं आपको ये बता रहा था, ये जो बिलीव्स होते हैं आपके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये डिटरमाइन करते हैं सोसाइटी में कुछ लाइक माइंडेड लोग जो हैं वो कैसे बनेंगे इनटू अ वन सिंगल बास्केट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आप उनको लाइक माइंडेड पीपल बोल सकते हो, और उनके अपोजिट जो लोग हैं जो उनसे एग्री नहीं करते हैं, वो लाइक माइंडेड लोग कैसे हैं, ठीक है, उनकी एक अलग बास्केट एंड कैटेगरी है। लेकिन उसमें से भी कुछ लोग, जैसे अगर किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो क्रिटिसिज्म वालों की भी कैटेगरी होती है, किसी चीज़, किसी इंडिविजुअल को या किसी इंडिविजुअल की बात को अगर वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो हर कोई आपकी बात से हर टाइम पर एग्री नहीं कर सकता। अगर कोई एग्री करेगा तो वो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो डिसएग्री करेंगे वो डिसएग्री करने वाले लोग आपस में लाइक माइंडेड लोग हैं। ये बिलीफ सिस्टम जो कि रिजिड होता है, ये सोसाइटी में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये निभाता है। ये चीज़, इस चीज़ से हम ये चीज़ जान सकते हैं डैट लोग जो होते हैं किसी भी एक टॉपिक को लेकर, किसी भी एक चीज़ को लेकर इतने ज़्यादा कभी कभार स्टबर्न क्यों हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कभी कभार ढीठ क्यों हो जाते हैं। और इसी से लोगों का फिर एक पर्टिकुलर, जो आपको लगता है कि ये एक फिक्स्ड थिंकिंग पैटर्न बन चुका है, तो ये कैसे बन जाता है लोगों का एक फिक्स्ड थिंकिंग पैटर्न? और वो ऐसे बनता है, मान लो एक इंडिविजुअल है, ये इन्फेंट के रूप में आप इसको मान लो कि इसकी एज है 0 to 2 ईयर्स, पैदा हुआ है जस्ट अभी, और वहां से लेकर 2 साल का है, ये तो कुछ भी नहीं जानता है। अब इसके जीवन में इसकी थिंकिंग के ऊपर जो इम्पैक्ट लोग पैदा करेंगे वो है सोशलाइजेशन एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। और सबसे अहम भूमिका और सबसे पहले भूमिका जो निभाएगा इसकी लाइफ के अंदर, वो है इसके पेरेंट्स, यानी कि इस पर्सन की फैमिली मेंबर्स या फैमिली। अब फैमिली के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार की बातें चलती हैं जिसको हम बचपन से लेकर जवानी तक सुनते रहते हैं, प्यूबर्टी और एडोलेसेंट की एज तक। फैमिली मेंबर्स और पेरेंट्स की बातों को लगातार सुनने से होता क्या है, हमारा एक बिलीफ सिस्टम बनता है। आपके घर वाले जो है, मान लो कि वो कट्टर हिंदू हैं, और आपके घर में बातें ऐसी चलती हैं जो कि मुसलमानों को हेट करने वाली बातें हैं। आप तो कुछ भी नहीं जानते हो हिंदू मुसलमान क्या होता है, क्या फ़र्क होता है, क्या नहीं होता है। बचपन से लेकर जवानी तक आपके घर में ताऊजी, पापा, चाचा, सब लोग वही बातें करते थे कि मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान वैसे होते हैं। सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मुस्लिम फैमिली में हो सकता है कि हिंदूज के खिलाफ हेटेड चलती हो। अब ये बेचारा इंडिविजुअल जो है, मेल हो फीमेल हो, ये तो कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा टाइम तक घर परिवार में सेम चीज़ों के बारे में बातें होने के बाद आपका एक सबसे पहले तो थिंकिंग पैटर्न बनता है, और वो थिंकिंग पैटर्न इंडिपेंडेंट रूप से डेवलप हो पाता उससे पहले ही आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स ने इतनी सारी बातें आपके अंदर ठूस दी कि वो थिंकिंग पैटर्न क्विकली कन्वर्ट हो जाता है आपकी एक सोच विचार के अंदर। अब दिक्कत सोच विचार की भी नहीं है, लेकिन अगर ये रिजिड हो जाए तब दिक्कत है।
और रिजिड या फिक्स पैटर्न का होना आपके एक बिलीफ सिस्टम का, ये चीज ये शो करता है कि आपके थिंकिंग को, आपके बिलीफ को किसी ना किसी ने मोल्ड करा है। वहां पर आपने खुद से स्वतंत्र रूप से चीजों को समझा नहीं, परखा नहीं, सिर्फ बातें आपको फीड कराई गई हैं। जैसे बच्चे को एबीसीडी लर्न करवाई जाती है, तो वो क्लासरूम लर्निंग होती है, लेकिन ये नॉन क्लासरूम लर्निंग होते हुए भी आपका एक बिलीफ सिस्टम, आपके घर परिवार वालों की बातें, ये आपके दिमाग के अंदर एक रिजिड बिलीफ सिस्टम बना गई, एक फिक्स थिंकिंग पैटर्न बना गई। अब ये जो थिंकिंग पैटर्न है, बिलीफ सिस्टम है, आखिरी बात आप ये भी समझ जाओ कि ये ठोस कैसे, और मतलब एक और रीजन मैं आपको दे रहा हूं कि ये ठोस और कैसे बनती चली जाती है। आपके जब कोई भी बिलीफ या थिंकिंग पैटर्न जब डेवलप होता है ना पहली बार, आपको ये सिखाया जाता है कि इसके लिए बड़ी सारी कन्फर्मेशंस को समझो, और उन कन्फर्मेशंस को आपको ऐसे समझाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा लॉजिकल बातें हो। अब दिमाग आपका ऐसा ट्रेन है ही नहीं कि वो लॉजिकल और इलॉजिकल चीजों में फर्क समझ सके। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मैं ये क्या बोल रहा हूं। थिंकिंग पैटर्न, बिलीफ का रिजिड होना, कन्फर्मेशंस, लॉजिकल होना, इलॉजिकल कन्फर्मेशंस होना, ये सब क्या है, ये अभी मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आप उससे बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। आप एक कट्टर हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हो, मान लो, जहां पर आपके दादाजी, आपके पापा, ताऊजी, चाचा सब कट्टर हैं, सब कट्टर हिंदू हैं। वो हमेशा मुसलमानों की बुराई करते रहते हैं कि ये देखो, मांस खाते हैं, मच्छी खाते हैं, मीट खाते हैं, इतने कठोर दिल के होते हैं, दुनिया में जितने भी आतंकवादी संगठन है उसमें सारे मुसलमान होते हैं, अपने आप को ये फोड़ डालते हैं। ठीक है। अब आप ना बेसिकली अनडिसाइडेड हो कुछ टाइम तक ये चीज़ें सुनने के बाद कि यार ये पापा, ताऊजी, दादाजी क्या बातें करते रहते हैं, ऐसे क्यों किसी को बोलना। मेरे स्कूल में तो टीचर मुझे ये सिखाती है कि इंसान दो ही प्रकार का होता है, अच्छा इंसान, बुरा इंसान। इंसान में ये धर्म और उसके जाति के बेसिस पर भेदभाव करना मैंने नहीं सीखा। अब लेकिन क्या है, बैकग्राउंड में आपके घर पे तो दिन रात ये वाली बातें चल रही है, माहौल ऐसा बना हुआ है, तो आपका थिंकिंग पैटर्न बनना एक स्टार्ट हो जाता है कि जब इतनी बार, 100 बार रटवाई जा रही है मुझे ये चीज़ें, आपसे भली बात ना चल रही हो, लेकिन आप निकलते जाते, आप टीवी देख, मतलब टीवी वाले कमरे से जा रहे हो, पापा दादाजी को, ताऊ जी को, चाचा को बात करते हो, सुन रहे हो, उनकी बातों में सिर्फ मुसलमानों के लिए नफरत है बार बार। अब आपके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, आप उनकी बातों को एक तरीके से कंफर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं हो। अब उसी बीच फॉर एग्जांपल आपने देखा, आपने सुना 9/11 के अटैक के बारे में, आपने सुना पहलगाम के हमले के बारे में, आपने नॉर्मल टीवी पर न्यूज़ सुनी कि एक लड़की एक मुसलमान लड़के के झांसे में आ गई और उस लड़के ने उस लड़की को मार दिया, काट डाला, फ्रिज में रख दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रेप कर डाला। ये धीरे धीरे करके चीज़ें जब भी आपके सामने होएगी, और पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, घर वालों की बातें, मुसलमान कट्टर होते हैं, जालिम होते हैं, दया भावना नहीं होती है, मांस मच्छी खाते हैं, जानवरों को काट डालते हैं, इंसानों को काटना, अपने आप को बम से उड़ा डालना इनके लिए तो बहुत आम बात होती है। दुनिया में सारे आतंकवादी संगठन में सारे मुसलमान हैं, हर जगह जहाँ पर आतंकवाद की बात होती है वो मुसलमान होते हैं। आपको समझाया जाएगा कि देखो तुम फालतू में न्यूट्रल हो, फालतू में इनका सपोर्ट करते हो, आज अपनी आंखों से देख लो पहलगाम का हमला हुआ, लेडीज़ के साथ क्या हुआ, इस बेचारी लड़की के साथ एक मुसलमान लवर ने क्या करा, 9/11 अटैक में इतने सारे लोग मारे गए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर, उनके साथ क्या हुआ था। ये पता है क्या हो रहा है आपके साथ, आपको ये दी जा रही हैं कन्फर्मेशंस, और उनको लॉजिकल वे के अंदर प्रेजेंट करा जा रहा है, जहां पर आपका दिमाग बिल्कुल इन चीज़ों को ये मानने के लिए मजबूर हो जाए कि यस, मुसलमान मतलब आतंकवादी, मुसलमान मतलब जालिम इंसान, खराब इंसान, कट्टरवादी इंसान, देश को तोड़ने के लिए जो बिरादरी है, वो कम्युनिटी जो है वो मुसलमान रिस्पॉन्सिबल।
आपका दिमाग इन कन्फर्मेशंस को मानते 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 एक दिन ऐसा हो जाएगा कि जिस दिन आप अपने चाचा, ताऊजी, पापा, दादा की उम्र पर पहुंचोगे, आपके मुंह से भी यही वाली बातें निकलने लगेंगी। क्योंकि आप ये सोचो, अगर आपके पापा और दादाजी बैठकर मुसलमानों की बुराइयां करते हैं, ताऊजी और पापा और चाचा बैठकर मुसलमानों की बुराइयां करते हैं, तो उनमें एक एज का फासला, एक जनरेशन का फासला है। दादाजी की वो सोच पापा, ताऊजी और चाचा में कैसे आई? बिकॉज ऑफ सेम दिस थिंकिंग पैटर्न, बिलीव का रिजिड हो जाना थ्रू कन्फर्मेशन, जो कि ऐसे प्रेजेंट करी जाती है कि लॉजिकल हो। लेकिन ये कोई भी चीज़ जो लॉजिकल और इलॉजिकल होती है वो यूनिवर्सल बेसिस पर होती है। लेकिन क्योंकि आपको बहुत सारी कन्फर्मेशन या आपकी जो थिंकिंग को मोल्ड करा जा रहा है, आपके बिलीफ सिस्टम को जो अल्टीमेटली मोल्ड करा जा रहा है, वो इस प्रकार से करा जा रहा है कि इलॉजिकल चीज़ों को भी, जो चीज़ें यूनिवर्सल भी नहीं है, उसको भी कन्फर्मेशन के साथ आपको लॉजिकल वे में बताया जा रहा है। अब सिमिलर सी बातें एक मुसलमान आदमी के घर परिवार में हो सकती हैं कि जो हिंदू लोग हैं ये हमें इस देश में चैन से जीने नहीं देंगे, इनके नंबर ज़्यादा है तो इनको अपने आप पे घमंड है, इनके यहाँ भी तो बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज होते हैं, ये हमें ही क्यों बोलते हैं कि हम बकरा काटते हैं, इनके भी तो बड़े सारे ऐसे हिंदू टेम्पल्स हैं जहाँ पर भैंसे की बलि दी जाती है, बकरे की गर्दन काटी जाती है, इनके यहाँ भी तो ऐसे क्राइम्स होते हैं जहाँ पर एक आदमी ने अपनी औरत को जान से मार डाला। ऐसे घटनाओं के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता? टीवी और न्यूज़ चैनल्स क्यों नहीं बात करते? हिंदू आदमी भी तो रेप कर सकता है, हिंदू आदमी भी तो एक लड़की का बलात्कार कर सकता है, उसका शोषण कर सकता है, किसी फ्रॉड या कहीं पर भी जहाँ पर साइबर क्राइम हुआ हो। हर जगह मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है, हिंदूज भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, पारसीज भी हैं, सिख भी हैं। हमारी बात क्यों करी जाती है? सिर्फ उनके घर परिवार में हो सकता है कि फिर उनको टारगेट बनाया जा रहा हो, इसलिए वहाँ पर ऐसी नफरत भरी भावना चलती हो। अब सेम वहाँ पर एक जो मुस्लिम फैमिली के अंदर एक छोटा सा लड़का या लड़की पैदा हुई है, उनको कुछ नहीं पता, वो हिंदू से नफरत नहीं करते, उनके टीचर ने भी उनको यही सिखाया है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन अगेन सोशलाइजेशन एजेंट्स, फैमिली और पेरेंट्स का प्रभाव होना, एक थिंकिंग पैटर्न उनकी डेवलप करेंगे, उनकी एक सोच बनेगी, वो सोच आगे कुछ कन्फर्मेशन के साथ लॉजिकल बन जाएगी। जब फॉर एग्जांपल मान लो कि एक मुसलमान बच्चा, लड़का या लड़की, अपने माँ बाप की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं है कि उनके घर पे ऐसी बातें चलती हैं कि हिंदू लोग हमारा भला नहीं चाहते हैं, वो बेकार हैं, वो हमें टारगेट करते हैं। आगे चलकर ये लड़का या लड़की बड़े होते हैं और वो देखते हैं टीवी चैनल्स पर जो भी न्यूज़ दिखाई जाती है, वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट करा जाता है, उनके खिलाफ हेट्रेड फैलाई जाती है। ऐसा दिखाया जाता है देश में हर एक क्राइम के पीछे, चाहे वो चोरी चकारी हो, चाहे वो बम ब्लास्ट हो, चाहे लड़की के खिलाफ कोई शोषण का केस हो, बलात्कार का केस हो, हर जगह मुसलमान को टारगेट करा जा रहा है। और रियल न्यूज़ें ऐसी आ रही हैं इंटरनेट पर जहाँ पर हिंदू लोगों ने भी बहुत कुछ गलत करा है, लेकिन वो चीज़ें नहीं दिखाई जा रही हैं। तो धीरे धीरे कर कर ये जो एक बिल्कुल न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से रहने वाला एक इंडिविजुअल था, जब वो पैदा हुआ था वो गीली मिट्टी का था, इसके दिमाग को भी बड़ी सारी कन्फर्मेशंस मिलेंगी जो कि इसका घर परिवार देगा कि देखो कहा था ना, ये हिंदू आदमी हमसे नफरत करते हैं, ये किसी के सगे नहीं होते हैं, ये हमें इस देश से मिटाना चाहते हैं। वो लॉजिकल वे में प्रेजेंट कर जाएंगे। एक इसी मुस्लिम बच्चे की जो बिलीफ सिस्टम है वो मोल्ड करा जाएगा। ऐसे कर कर आप समझ पा रहे होगे अब धीरे धीरे कर कर कि समाज के अंदर हेट्रेड क्यों फैलती है। और अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होगे कि ये जो हमारी चॉइसेस हैं जो हम लेते हैं लाइफ में, वो रिजिड हो जाती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनटू बिलीव्स। अब आपको मैंने एक एग्जांपल दिया जहां पर मुसलमान हिंदू आदमी से नफरत कर रहा है, हिंदू आदमी मुसलमान लोगों से नफरत कर रहा है। अल्टीमेटली सोसाइटी के अंदर अब आप समझ गए ना, जो मैंने बास्केट बनाकर आपको दिखाई थी, लाइक माइंडेड लोग जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो हर एक समाज के अंदर रहने वाले लोगों का फिर खुद का एक वैल्यू सिस्टम बन जाता है। और ये वैल्यू सिस्टम जब सबका अलग अलग हो जाता है, जब ये सब्जेक्टिव नेचर को हो जाता है, हिंदूज लाइक माइंडेड रिलीजियस कम्युनिटी की तरह बिहेव करेंगे, मुस्लिम्स लाइक माइंडेड रिलीजियस कम्युनिटी की तरह बिहेव करेंगे। दोनों की थिंकिंग अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। टॉलरेंस की भावना है नहीं, क्योंकि इंटॉलरेंस सिखाई गई है। इंटॉलरेंस को बढ़ावा मिला बहुत सारी कन्फर्मेशंस के साथ।
जिनको लॉजिकल वे में प्रेजेंट करा गया। वही थिंकिंग पैटर्न जो कि बिलीफ बना, आगे चलकर जो सोच बना वो इतना गहरा हो गया कि वो रिजल्ट बन गया, और पर्सन के जीवन में हो सकता है वो एक कार्डिनल ट्रेड का एक रूप ले ले, विच बिकम्स कोर बिलीफ सिस्टम एंड विच आर नॉट इजी टू चेंज। फिर ऐसे कर कर आगे चलकर जब कोई 20, 25, 30, 35 साल की उम्र का हो गया इंडिविजुअल, मेल हो फीमेल हो, फिर उनको ये समझाना, मुसलमान होते हो कि हिंदू लोगों से नफरत मत करो, हिंदू लोगों को समझाना मुसलमान लोगों से नफरत मत करो, दोनों कम्युनिटीज को ये समझाना, या कोई भी ऐसे रिलीजियस कम्युनिटीज हो जिनके बीच में हेटरेट हो, उनको ये समझाना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करो, देश की एकता और अखंडता में अपना विश्वास बनाए रखो, लोकतांत्रिक व्यवस्था को इज्जत दो। ऐसी बातें फिर लोगों के मन से, उनके जहन से बाहर जाने लग जाती हैं, एंड देन दे स्टार्ट टू स्टॉप ट्रस्टिंग वेरियस थिंग्स विच आर रिलेटेड टू सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री। समझ में आया अच्छे तरीके से? बताओ रिया मयूर कि बिलीफ सिस्टम या वैल्यू सिस्टम कैसे डेवलप होता है एक सोसाइटी के अंदर। ऐसे करके हेट्रेड की भावना फैलती है, हेट्रेड की फीलिंग्स फैलती हैं। तो आज इसके बारे में नॉलेज मिली रिया मयूर कि समाज के अंदर कुछ लोग कट्टर कैसे बन जाते हैं, ये है उसके पीछे साइकोलॉजिकल कारण, टॉलरेंस। और ये समझ रहे हो ना कि धीरे धीरे करके कैसे एक मोम के पुतले को फिक्स शेप दी गई है, पुतला बनाया गया है एक मोम को, है ना? ऐसे होता है, ये सिस्टम ऐसे काम करता है। आगे चलकर राइटर हमें ये बोल रहे हैं एक देश का जो लीगल सिस्टम होता है ना दोस्तों, जो एक लॉ, कानूनी व्यवस्था जो एक होती है कंट्री की, वो भी समाज के अंदर जो एक वैल्यूज जुड़ी होती है ना, और जो बिलीव्स होती हैं, वो उसके ऊपर बेस्ड होती है। अब यहां पर आप एग्जांपल के लिए अपने दिमाग में ये लेकर चलना, वेस्टर्न वैल्यूज वर्सेस इंडियन वैल्यूज, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज जैसा सोचती हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, और जैसा हिंदुस्तानी लोग सोचते हैं, उनका अलग वैल्यू सिस्टम है, हमारा अलग वैल्यू सिस्टम है, उनका अलग बिलीफ सिस्टम है, हमारा अलग बिलीफ सिस्टम है। इसी बिलीफ सिस्टम और वैल्यूज के बेसिस पर कंट्री में लॉ भी मोल्ड होते हैं, ये राइटर आपको बताना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां पर समझ सकते हैं सरोगेसी लॉस को, जहां पर वेस्टर्न कंट्रीज के लोग ये मान सकते हैं कि हम इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ बिताते हैं, वी वर्क इन कॉर्पोरेट्स, वी आर पार्ट ऑफ द प्राइवेट लाइफ, वी आर पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म, हमने इतना ज़्यादा अपने आप को टेक्नोलॉजी और स्क्रीन में घेर लिया है, डैट वी हैव लॉस्ट आवर मैन पावर एंड फीमेल पावर टू गिव बर्थ टू एन ऑफ स्प्रिंग। हम अपनी लाइफ के अंदर इतना बिजी हो गए रोजमर्रा के जीवन के अंदर, और इतनी ज़्यादा ऑफिस लाइफ और कॉर्पोरेट जिंदगी बिताने लगे हैं कि बच्चा पैदा करने की क्षमता हमारे अंदर से खत्म हो गई, ऐसा वेस्टर्न लोग सोच सकते हैं। एंड देन दे कैन थिंक कि हमें बच्चा चाहिए, एक हस्बैंड वाइफ ये सोच सकते हैं अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज में रहने वाले कि हमें एक बच्चा चाहिए, हम नहीं कर पा रहे हैं, उसको पैदा करने में असक्षम है। अब चाहे उसके पीछे आप कह लो कि स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है कपल्स के बीच में, एक लड़की एक औरत गर्भवती नहीं बन पा रही है प्रॉपर फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म के ना होने की वजह से, बट दे स्टिल वांट अ चाइल्ड, दे वांट टू पुश देयर जनरेशन फॉरवर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन। उनको एक लड़का या लड़की कोई चाहिए है, दे ऑल्सो वॉन्ट टू हैव अ बेबी। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया जैसी एशियन कंट्रीज में चलते हैं, वहां पर कोक किराए पर ले लेंगे, सामने वालों की पैसे से, सामने वाले इंसान की, औरत की पैसे से मदद हो जाएगी, हमें हमारा बच्चा मिल जाएगा। तो उनके लिए प्रेगनेंसी का होना जरूरी नहीं है, बच्चा अपना खुद का होना जरूरी है, उसके लिए वो पैसे देने को तैयार है। लेकिन हमारे इंडिया में एक क्वेश्चन उठा इसके ऊपर, और आप जानते हो कि सरोगेसी को अब करना इज इलीगल। सरकार ने इसके ऊपर कानून ला दिया कि कोख में बच्चे को लाना आप पैसे के लिए नहीं कर सकते, ये यू कैन ओनली डू इट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ, एक वर्ड देता हूं मैं आपको, ये आगे चलकर हम सीखेंगे, फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ, विद द इंटेंशन ऑफ, जस्ट अ मिनट, इसको हम लोग कहते हैं ऑल्ट्रूजम। व्हेन यू डू एनीथिंग
with good intention without expecting anything in return. You are doing something just for the sake of welfare or happiness of another person, देन उसको नाम दिया जाता है दोस्तों ऑल्ट्रूजम. एग्जाम्पल के तौर पर आप यहां पर चैरिटी को या डोनेशन को लेकर आ सकते हो. यू हैव गुड इंटेंशन, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, यू आर डूइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेलफेयर या हैप्पीनेस ऑफ सामने वाला पर्सन. तो सरोगेसी को हमारे देश में सरकार ने ये कहा कि ऑल्ट्रूजम, ऑल्ट्रूस्टिक पर्पज से आप कर सकते हो, बट नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेकिंग मनी. इसको कई औरतों ने धंधा बना लिया था पैसे कमाने का. लेकिन इसके ऊपर भी एक डिबेट है, काउंटर आर्गुमेंट है इसके ऊपर कि अगर सामने वाले को पैसे की नीड है और उसके अपोजिट पार्टी को एक बच्चे की नीड है, तो दोनों अपने कंसेंसस से ही तो एक दूसरे के साथ एक एग्रीमेंट के अंदर आए हैं. लेकिन वेस्टर्न लोगों के हिसाब से सरोगेट मदर को हायर करना 9 मंथ्स के लिए कि उनको बच्चा मिल जाएगा और सामने वाले को पैसे मिल जाएंगे, ये उनकी कंट्रीज के हिसाब से ठीक हो सकता है, बिकॉज वो उनका वैल्यू और बिलीफ सिस्टम हो सकता है उनकी सोसाइटी का. बट हमारे देश में एक टिप्पणी क्या करी गई इसके ऊपर, इसको जानते हैं. सवालिया चिन्ह ये उठा सरोगेसी एज अ टॉपिक के ऊपर कि डज द फ्रीडम टू बिकम अ बायोलॉजिकल पेरेंट, अगर आपके ऊपर ये आज़ादी है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो और एक बच्चे को जन्म दे सकते हो, आप उसके बायोलॉजिकल पेरेंट बन सकते हो, तो क्या ये आपको इस चीज़ की भी अथॉरिटी देता है क्या कि आप इसके ऊपर एक मॉनेटरी वैल्यू रख दो कि यस मैं एक बच्चे का बाप या माँ हूं, लेकिन इसको मेरी बीवी ने जन्म नहीं दिया है, ये हमने किसी और से, किसी और के गर्भ में पैदा करवाया, बड़ा करवाया 9 महीने के लिए, और फिर जब वो रेडी हो गया तब ये बच्चा हमारा हो गया. तो यहां पर सवाल ये उठा कि इतनी कोई जो पवित्रता वाली चीज होती है हमारे देश में, तो देखो हर चीज को पवित्रता के एंगल से, रिलीजियस एंगल से, वैल्यूज और बिलीव्स जो जुड़ी होती हैं वो भी एक सोसाइटी के, हमारे कल्चर का पार्ट है. और प्रेगनेंसी जैसा एक टॉपिक है वो भी एक पवित्रता का हिस्सा है हमारे देश के अंदर. तो हमारे देश में एक सवालिया चिन्ह इसके ऊपर ये उठा सरोगेसी एज ए टॉपिक के ऊपर कि क्या हमारी जो लिबर्टी, हमारी जो आज़ादी और हमारी जो फ्रीडम है कि हम माँ बाप बन सकते हैं, एक औरत गर्भवती हो सकती है, तो क्या एक औरत को ये भी अधिकार मिल जाता है क्या कि वो पैसों की टर्म्स में इसको नापे तोले अपनी गर्भवती होने को, इतनी प्रीशियस, इतनी इंट्रिंसिक, इतनी पवित्र चीज़ को, माँ बनने जैसी चीज़ को. तो भारत के अंदर जो सरोगेसी का लॉ है वो वेस्टर्न कंट्रीज से इसलिए अलग है, और यहाँ पर भारत की सरकार ने इसलिए इसके ऊपर पाबंदी लगा रखी है, इसलिए बोल रखा है कि आप ये मॉनेटरी पर्पज से नहीं कर सकते हो, सिर्फ ऑल्ट्रूस्टिक पर्पज से कर सकते हो, बिकॉज सरोगेसी का लॉ भारत के अंदर इंडिया की वैल्यू सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है. वेरएज दूसरी कंट्रीज के अंदर जहाँ पर सरोगेसी अलाउड है कि हाँ आप एक औरत के पास जाकर, कितनी भी औरतों के पास जाकर आप उनको बस पैसा दो, उनका काम होना चाहिए, आप उनसे जितने मर्जी बच्चे बाहर पैदा करवाओ अगर वो रेडी है पैदा करने के लिए. दूसरी कंट्रीज के अंदर ये उनकी वैल्यू सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है. हमने अपनी कंट्रीज के अंदर सरोगेसी के रिगार्डिंग लॉस इसलिए स्टेट कर रखी हैं, प्रोविजंस इसलिए स्टेट कर रखी हैं, बिकॉज मदरहुड जैसी चीज़ों पर, माँ बनने जैसी चीज़ों पर हम जो हैं उसको मॉनेटरी वैल्यू के बेसिस पर पुट नहीं करना चाहते, पैसों की टर्म्स में उसकी नापातोली नहीं करना चाहते हम, क्योंकि वो हमारे हिंदुस्तान की परंपरा या मर्यादा का पार्ट नहीं है, वो मर्यादा को उल्लंघन करने जैसा है. तो पहले औरतों का अभी बहुत बड़ा साउथ इंडिया के अंदर एक बोलबाला शुरू हो गया था कि
देवर बिकमिंग सरोगेट मदर। कुछ तो अनमैरिड भी जो थी, कुछ मैरिड भी जो थी, उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर करके हमारे घर में दिक्कत है फाइनेंशियली, और वो करके जापान से, अमेरिका से, यूरोप से कपल आया है और उनके बच्चा नहीं है। तो अगर मैं गर्भवती हो जाऊं, औरतें बोलती थी अपने हस्बैंड से, या अगर वो सिंगल हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है उनको, कि अगर हम प्रेग्नेंट हो जाएं और हमारी पैसों से मदद हो सकती है और सामने वाले को बच्चा मिल सकता है, तो उसमें हम दोनों एक दूसरे का फ़ायदा कर रहे हैं। लेकिन सरकार के फिर बहुत सारे तर्क थे इसके ऊपर, जो कि अगेन एथिक्स के ऊपर बेस्ड थे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि चलो सरोगेसी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत फिर ऐसी चीज़ों में आ जाती है कि मान लो, अब इसके बहुत सारे एथिकल डायमेंशन हैं, हम पढ़ेंगे इसके ऊपर, एक डेडिकेटेड चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर के अंदर एक सरोगेसी का डेडिकेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। अब उसके अंदर एथिकल इश्यूज पता है क्या है? यहाँ पर तो देखो, आपको मैंने सिर्फ दो ही पर्सपेक्टिव दिए कि एक का प्रेग्नेंट होना, उसकी पैसे से मदद हो जा रही है, और जो पैसा दे रहा है उसकी बच्चे की प्राप्ति से मदद हो जा रही है, क्योंकि वो उनका बच्चा नहीं हो सकता, सारे ट्रीटमेंट फेल हो गए, तो वो एक कोख किराए पर लेना चाह रहे हैं। ये तो सिर्फ दो डायमेंशन हुए इस बात के, पैसा वर्सेस बच्चा, दोनों की मदद हो रही है अपोजिट पार्टीज की। अब और क्या डायमेंशन के अंदर निकल कर आ सकती हैं? और डायमेंशन जो निकल कर आती हैं इस टॉपिक के अंदर, दीज आर दैट आर रिलेटेड टू एथिकल इश्यूज बेसिकली। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, तर्क ये दिया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि जो कपल अभी आया है, अगर मान लो वो अनमैरिड कपल है और वो बच्चा करवाने आया है एशियन कंट्रीज के अंदर, लाइक इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर, अब कोक किराए पर ले ली, और उस बीच में अगर कपल का ब्रेकअप हो जाए और बच्चा पैदा हो गया है या होने वाला है, और अबॉर्शन भी नहीं करवा सकती अब वो लेडी जिसके कोक इन लोगों ने किराए पर ली थी, इन कपल्स ने, तो अब ना माँ उस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, ना बाप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। जो औरत ने कोक किराए पर ली थी उसको पैसा तो मिल गया, हो सकता है पूरे एडवांस के अंदर मिल गया हो, लेकिन अब उस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए कोई तैयारी नहीं है, तो अब होगा क्या उस बच्चे का? और ये जो औरत थी, ये जो लड़की थी जिसने ये एग्रीमेंट साइन करा था कि यस मैं 9 महीने के लिए बच्चा रखूँगी अपने कोख में, उसके बाद सौंप दूंगी कपल्स को, ये भी रेडी नहीं है बच्चा रखने के लिए, अब क्या होगा उस बच्चे का? वो बच्चा तो गया, वो तो मतलब सबके होते हुए भी अनाथ हो गया। दूसरा इशू एक ये उठता है इसमें कि भारत जैसे देशों के अंदर गरीबी बहुत है, तो अक्सर औरतें जब गर्भवती बनने के लिए तैयार हो जाती हैं ऐसे सरोगेसी के कॉन्टेक्स्ट में, कि अपनी कोक किराए पर देने के लिए वो रेडी हो गई हैं, एक एथिकल इशू ये भी उठकर आया कि दे आर नॉट टेकिंग मनी इन एडवांस। हो सकता है 10% पेमेंट ले लें या फिर ना भी लें, कि गरीबी बहुत है, सामने वाला चलो दे देगा बाद में, हम ऐसा ऐसा कर लेते हैं। बात हुई थी 1 करोड़ की, सामने वाला अभी एडवांस में दे गया है 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, कि आप बाकी पूरा रकम ले लेना ये पूरा काम हो जाने के बाद। अब अगेन वही इशू कि कपल का ब्रेकअप हो गया, बच्चा भी पैदा हो गया, एडवांस भी कुछ भी नहीं मिला, 1% 2% एडवांस वो देकर गए थे, 5% देकर गए थे, अभी भी उनको एडवांस देना बाकी है, मान लो 50% भी देकर गए थे, 1 करोड़ की बात हुई थी, 50 लाख देकर गए थे, अब बाकी 50 लाख लेने हैं उस औरत को जिसने अपने आप को प्रेग्नेंट करा। उसके अलावा वो बच्चे को रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका बच्चे से कोई लगाव नहीं है, वो तो एक एग्रीमेंट के तौर पर प्रेग्नेंट हुई थी। यहाँ पर केस मैरिड कपल्स का भी हो सकता है कि शादीशुदा कपल है, उनके बच्चा नहीं हो रहा है, कोख लेने गए किराए पर, डाइवोर्स हो गया बीच में, अब ना लेडी जो है वो एक्सेप्ट करने को तैयार है कि मैं अकेले कैसे पालूंगी, मैं तो सिंगल मदर हूं, बाप जो है वो बेरहम है, वो भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अब उस बच्चे का क्या होगा? अब ये जो परिवार है जहां पर ये लेडी मानी थी गर्भवती बनने के लिए, जो अपनी कोख किराए पर रखकर 9 महीने के लिए बच्चे को पाल रही थी, चलो इसका दिल बहुत अच्छा है, ये बच्चे को रखने के लिए मान भी गई। इनके परिवार में तो ऑलरेडी बर्डन था, फाइनेंशियल बर्डन, अब एक बच्चा और आ गया है, अब इसको बड़ा करो, पालन पोषण करो इसका, और पैसा भी पूरा देकर नहीं गए सामने वाले कपल एडवांस के, जिंदगी आराम से कट सके। तो इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के एथिकल इश्यूज हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव एथिकल इश्यूज के पैदा हो सकते हैं, और ऐसा हुआ है, ये सिर्फ स्टोरी मेकिंग नहीं है, ऐसे अलग अलग केसेस हुए हैं। अब एक केस आप ऐसा भी मान सकते हो कि एथिकल इश्यूज का, हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो गया,
एक लेडी ने जो बच्चा रखा, उसको मान लो एडवांस मिल गया, पूरा मिल गई पेमेंट। अब वो क्या, कपल ने लेने से मना कर दिया, तो जिसके पेट में बच्चा ये पल रहा था 9 महीने के लिए, जब वो पैदा हुआ कपल गायब हो गए। ये पाल रही है बच्चे को, जो भी लड़की है, लेडी जो प्रेग्नेंट हुई थी। अब कुछ टाइम के बाद उन हस्बैंड वाइफ का दोबारा से पैचअप हो गया, दे गॉट मैरिड अगेन। अब वो आ रहे हैं इसके पास कि हमने आपसे जो बच्चा पैदा करवाया था वो अब हमें दे दो। अब वो बच्चा हो गया 2.5 साल का, 3 साल का। अब वो छोड़ना नहीं चाहता अपनी माँ को, जिसकी कोख के अंदर वो पला बड़ा है। अब ये लेडी भी नहीं देना चाहती है। अब वो कपल आके ये कह रहे हैं कि तुमने हमसे पैसा ले लिया और हमारा हमारा काम पूरा नहीं करा, लेकिन 2.5 साल के बाद आकर कह रहे हैं वाली बात। तो आप सोच रहे हो इन सारे इश्यूज में कितनी बड़ी सरदर्दी और माथापच्ची है। कभी उस औरत के लिए जिसने कोक अपनी किराए पर रखी हुई है, कभी उन कपल के लिए आपस में उनका टसल चल रहा है, तो हस्बैंड ने औरत को डाइवोर्स दिया, औरत ने हस्बैंड को दिया, कपल ने दिया, एक उनकी लाइफ में ट्रॉमा चल रहा है। एक बच्चा जिसको ना गर्भवती महिला ना वो कपल अब एक्सेप्ट करने के तैयार है, वो बेचारा जीते जी सबके होते हुए भी अनाथ चल रहा है। उसको हो सकता है ये जो माँ है इसको सिर्फ पैसे का लालच था, बेरहम है, क्योंकि वो समाज के अंदर उसको लगता है कि बिना मेरे हस्बैंड के मैं गर्भवती हो गई, मैंने कोक अपनी किराए पर रखी। अब हो सकता है आईवीएफ के थ्रू रखा हो, जैसे मर्जी रखा हो, कुछ भी कराओ, लेकिन अब वो एक्सेप्ट इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उसको लगता है शी इज अनमैरिड, समाज के अंदर बदनामी होगी। या मेरे हस्बैंड से मेरी डिस्कशन ही हुई है, हो सकता है उस लेडी का हस्बैंड हो और वो कहते कि यार हमारे तो ऑलरेडी 3-4 बच्चे हैं, हम इनका बच्चा क्यों एक्सेप्ट करें। तो बहुत सारे अलग अलग इश्यूज, मल्टीपल सिचुएशंस यहां पर पैदा होती हैं, मल्टीपल सिचुएशंस जितनी सोच सकते हो आप। कि कपल है या मैरिड कपल है, डाइवोर्स हो गया, ब्रेकअप हो गया, बच्चा नाथ हो गया, मम्मी ने पैसे लिए, मम्मी ने पैसे नहीं लिए, एडवांस रह गया था, या बच्चा अब वो लेने से मना कर रहे हैं, बच्चा 2.5 साल के बाद लेने आए हैं। पैचअप जब हो गया तो किसी और नई फ्रेश लेडी के पास चले गए सरोगेट मदर उसको बनवाने के लिए, पहले वाली लेडी से अपना बच्चा ही नहीं लिया। बहुत सारे इश्यूज इसके अंदर, अनगिनत इश्यूज हैं, जितने बोलूंगा मैं उतने कम है। इसलिए भारत की सरकार ने डिसाइड करा था, ये जो बातें मैंने भी आपको बताई ना, आपके मन के अंदर आप इमेजिन कर पा रहे हो इसको, इन्हीं सब इमेजिनेशंस को करते हुए भारत की सरकार ने जो प्रॉपर अपनी टीम वगैरह ये सब कुछ जो बनाई थी, कमेटी वगैरह कमीशन बनाई थी, तब उन्होंने डिसाइड करा हमारे इंडियन वैल्यू सिस्टम का ये पार्ट नहीं हो सकता सरोगेसी। अगर ये किसी को करना है, पैसों का लालच अगर हमेशा रहेगा तो ये चीज़ हमेशा बेकार रहेगी। इट कैन ओनली बी डन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल्ट्रूजम। अब ऑल्ट्रूजम के अंदर भी बहुत सारे एथिकल इश्यूज हैं जो आज तक होते हैं कि ऑल्ट्रूजम जो है ये प्रूव कैसे होगा। आपकी और मेरी क्या पता सीक्रेट डीलिंग हो गई हो पैसों की। और ऑल्ट्रूजम के पर्सपेक्टिव से सरकार का एक तरीके से मतलब बेसिकली ना सरोगेसी को रोकने का मकसद था, क्योंकि ऑल्ट्रूजम के पर्सपेक्टिव से कौन ही गर्भवती बनेगा, और वो भी दूसरी कंट्री के आए हुए लोग जो हैं वो बेसिकली ऑफर दें एक कपल या मैरिड है चाहे अनमैरिड है कि इंडिया में आके किसी औरत को कि आप गर्भवती वगैरह बन जाओ। एडवांस पेमेंट होगी कि नहीं होगी, 50% होगी एडवांस की, 25% पेमेंट होगी, एडवांस पूरी पेमेंट होगी। और कपल का डाइवोर्स हो गया, लेडी अभी प्रेग्नेंट हुए, उसको 4 महीने हुए हैं, अब वो पैसा वापस मांगने आ गए अपना। लेडी तो जीते जी मर जाएगी, उसको तो और मॉरल डायलेमा हो जाएगा, वो तो आत्महत्या कर लेगी कि मैं करूँ तो क्या करूँ, पैसा भी चला गया मेरा, ये लोग पैसा वापस मांगने आ गए, 4था महीना 5वां महीना चल रहा है, कुछ हो भी नहीं सकता। एबॉर्शन वो करवाना नहीं चाहती बिकॉज वो इंसानियत की रिस्पेक्ट करती है कि उसी के गर्भ के अंदर वो बच्चा बड़ा हो रहा है, मैं कैसे एबॉर्शन करवा लूँ, मैं कैसे जीते जी उस बच्चे को मार डालूँ। पैदा हुआ तो समाज बदनामी करेगा, समाज मार डालेगा अपने तानों से, करें तो क्या करें। तो ऐसे ये तो एक एग्जांपल हुआ, ऐसे अनगिनत बहुत सारे ऐसे लॉज होते हैं जो कि लॉ ना एक देश के वैल्यू सिस्टम, उसके एथिक्स, उसकी बिलीव्स के बेसिस पर फॉर्मेट करे जाते हैं। वो लॉ सिंपली ऐसे नहीं होते ये चीज़ें गलत है, वो चीज़ें गलत है, ऐसा ऐसा गलत करा तो ये कानूनी कार्रवाई होगी, वैसा वैसा गलत करा तो ये कानूनी कार्रवाई होगी। उन लॉज के अंदर एक देश के वैल्यूज़, एथिक्स और बिलीव्स देखने को मिलते हैं।
जो कि रिजिड हो चुके होते हैं उस देश के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।